हे हेलो गाइस, आई एम वेदांगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवीजन करके जाना चाहिए, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट पाइथन। इस वीडियो में हम एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि आपको कौन-कौन से कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पेशली व्हेन एमसीक्यूज आर देयर। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आपको एकदम पाइथन स्क्रैच से सिखाई जाए, और ये 10 मिनट में पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो अगर आपको पाइथन फ्रॉम स्क्रैच सीखने की इच्छा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर हमें इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैचेस विल बी स्टार्टिंग सून। पाइथन लैंग्वेज जो है वो आपको हर जगह पर यूज करनी पड़ेगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है। आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए या फिर इवन इंटरव्यूज तक आपको यह पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको सिर्फ सिलेबस तक सीमित मत रखिएगा। अगर आप इस सेमेस्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तब भी आप पाइथन सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइथन के एक एक चैप्टर से आपको कौन कौन से एमसीक्यूज पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रिवीजन की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ पाइथन। यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक से सवाल आ सकते हैं, जैसे कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, या फिर जब भी आप किसी भी पाइथन की फाइल को सेव करते हो तो आपका एक्सटेंशन क्या होता है। इस तरीके से बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि पाइथन लैंग्वेजेस के स्पेसिफिकेशन, जैसे कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन को इसलिए कहा जाता है कि हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को मेंशन नहीं करना होता है। उसके बाद हमें एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कंपाइलर बेस्ड एंड इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे। पहली इमेज है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज की, एंड दूसरी इमेज है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज की। अब यहाँ पे ये बात याद रखो कि पाइथन जो है वो है एक तरह की इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस का ये मतलब होता है दोस्तों कि आप पूरे आपके प्रोग्राम को एक बार ही रन करो, और फिर उसका उसका जो आउटपुट है वो हम एक बार ही रीड करके डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि। और उससे क्या होता है, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो एट द एंड ऑफ इट हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से हमारे लाइंस पर हमें एरर मिल रही है, राइट। तो कंपाइलर बेस्ड यानी कि हम पूरा का पूरा खाना एक साथ ही खा रहे हैं और फिर उसको चबा रहे हैं। बट इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हम क्या करते हैं, हमारे पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, यानी कि हमारे खाने को बाइट बाय बाइट खाते हैं, यानी कि चबा चबा कर खाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर बेस्ड एंड इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में। तो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, एंड उसको रन करने के लिए हम लोग आमतौर पर आईडीज का यूज करते हैं। उसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, वेब डेवलपमेंट, इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस पर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर यूजर से आपको कुछ इनपुट लेना है तो आपके पास इनपुट फंक्शन होता है, या फिर स्क्रीन के ऊपर किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको आपके पास प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन पर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको दो स्ट्रिंग्स एक बार प्रिंट करनी है, लेट्स से स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आपको प्रिंट करनी है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू करोगे। बट ये याद रखो कि जब भी आप यहाँ पे प्लस का यूज करोगे तो आपको स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिखाई देगी। बट अगर आपने स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा तो आपको वहां पे दो स्ट्रिंग्स दिखाई देगी, बट दो स्ट्रिंग्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई देगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट फंक्शन पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको सेप कीवर्ड एज वेल एज एंड कीवर्ड जो आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हो उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है डेटा टाइप्स का। पाइथन के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, इस तरीके से बहुत सारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। इस तरीके से हमारे पास
म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल है दोस्तों कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है? तो अब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर लेती हूँ a इक्वल टू 3, ठीक है? और फिर मैंने क्या कर दिया, b इक्वल टू a कर दिया। a के अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी 3, और फिर मैंने b इक्वल टू a करके a की वैल्यू b के अंदर स्टोर कर ली। अब जब भी मैं कोई चेंज b में करूँगी, तो a में वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है? अब एट द सेम टाइम म्यूटेबल क्या होता है? अब म्यूटेबल को समझने के लिए यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक मेरी लिस्ट है फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4, और फिर मैंने क्या कर दिया, फिर सेम एग्जांपल यहाँ पे भी फॉलो करती हूँ, b इक्वल टू a कर दिया, यानी कि मैंने b के अंदर a की वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं क्या करती हूँ, b को रिवर्स करती हूँ। तो जब भी मैं b के अंदर कुछ चेंज करूंगी या फिर b को रिवर्स करूंगी इस केस में, तो a में वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि a की वैल्यू, a जो मेरी लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के बीच में। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो म्यूटेबल के लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए म्यूटेबल डेटा टाइप्स के। अब इस डेटा टाइप्स के अंदर एक और सवाल पूछा जा सकता है आपको कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, या फिर किसी एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब नेक्स्ट थिंग होती है ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ अलग-अलग ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये हमने 11th-12th में भी पढ़ रखे हैं। इसके अंदर कुछ नए भी हैं, जैसे कि डबल स्लैश अगर हमने लिखा है तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, या फिर परसेंटेज यानी कि मॉड अगर हमने लिखा तो उसको हम बोलते हैं कि रिमाइंडर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमने स्टार स्टार का यूज़ किया तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग रेज़ टू पावर, ठीक है? एंड और नॉट, इस तरीके से बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास दो और स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इन एंड इज। अब यहाँ पे इन का यूज क्या है दोस्तों, कि जब भी हमें किसी भी वैल्यू को हमारे सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करना है, तो हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। लेट्स से यहाँ पे मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि वेदर 3 इज प्रेजेंट इन माई लिस्ट और नॉट, और मेरी लिस्ट क्या है 1 2 3 4। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, 3 इन लिस्ट, तो ये चेक करेगा कि क्या मेरा एलिमेंट जो मैं सर्च करना चाहती हूँ विच इज 3, क्या वो मेरे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सिमिलरली इस फंक्शन का भी यूज है कि कीवर्ड क्या करता है, वेदर बोथ वैल्यूज आर सेम और नॉट, वैल्यू को एज वेल एज ऑब्जेक्ट को वो कंपेयर करता है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स है, इस तरीके से हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन पर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उन पर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ या फिर एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इंडेंट कैसे करना है वो भी ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, इसका सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इफ का सिंटैक्स है, फिर उसके बाद ये इफ एल्स का सिंटैक्स है, फॉर का ये है, व्हाइल का ये है, और उसके बाद एल्स इफ, एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स अगर है तो उसको हम बोलते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स, नेस्ट करना। तो इसके सिंटैक्स के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर जो सवाल बनते हैं उनका एक और स्पेशल टाइप भी होता है, जिसको हम बोलते हैं वन लाइनर्स। अब इसका सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब भी हम ये पहला इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये पूरे इफ एल्स स्टेटमेंट के कोड को हम एक लाइन के अंदर भी कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी आप वन लाइनर्स का सिंटैक्स स्पेशली याद रखिएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करने के सवाल पूछे जाए तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वन लाइनर्स के ऊपर सवाल पूछे जाए। अब जब भी हम फॉर लूप का वगैरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आपको नॉर्मल फॉर लूप के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन वो पूछेंगे कि 3 आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। जैसे कि रेंज फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला लेट्स से रेंज के अंदर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए ए, बी एंड सी। तो ए क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा लोअर बाउंड, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा एंड।
हमारा अपर बाउंड कहाँ तक हमें हमारी काउंटिंग को कंटिन्यू करना है, और थर्ड पैरामीटर जो होता है उसको हम बोलते हैं कितने से जंप करना है। हम उसको हमारे इजी कोड की लैंग्वेज में कांगारू कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं कहती हूँ रेंज के अंदर अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया और रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए 1, 1 से स्टार्ट करूँगी, 10 तक एंड करूँगी, और अगर मैंने थर्ड पैरामीटर पास नहीं किया तो क्या करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से सारे वैल्यूज यहाँ पर हमारे एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैंने एक चेंज किया 1, 10, 2 किया, अब क्या होगा, ये 2 क्या है, हमारी कांगारू वाली स्टेप है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की जंप करेंगे, यानी कि 1 से डायरेक्टली मैं 3 पर जाऊंगी, फिर 3 से डायरेक्टली मैं 5 पर जाऊंगी, 5 से डायरेक्टली मैं 7 पर जाऊंगी, और 7 से इस तरीके से मैं 2-2 की जंप आगे बढ़ती जाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जब भी हम रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे अगर थर्ड पैरामीटर पास किया है तो वो कितनी से जंप हमें करना है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद आपको फंक्शंस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, कि जैसे कि हमने अलग अलग डेटा टाइप्स देखे, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। तो ये सारे डेटा टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से डिक्शनरी को, लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे अलग अलग फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स के ऊपर अलग अलग फंक्शंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनके फंक्शंस को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिकर्शन पर जो है वो आपको मेन सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिकर्शन क्यों करते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज, एडिशन का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, इस तरीके से सवालों के बारे में आपको रिकर्शन के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको एरर्स पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एरर्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में, और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमारे पाइथन के अंदर एक टॉपिक है, उसके अंदर अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्राई, कैच, इस तरीके से अलग अलग एरर्स हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और उनको हैंडल करने के लिए हम किस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। और हो सकता है आपको एक आध सवाल फाइल हैंडलिंग से भी पूछा जाए, लेकिन इसके अलावा पाइथन के अंदर आपको कोई और सवाल पूछने के चांसेस नहीं होते। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है और आपको एक गाइडेंस मिलता है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, और कमेंट करके हमें, और आपके अगर कोई मन में सवाल है तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में जाकर एग्जांपल्स के साथ, डाउट सेशन के साथ सीखनी है, तो हमें फॉलो कीजिए एंड हमें सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड टिल वी अनाउंस आवर नेक्स्ट पाइथन कोर्स। थैंक यू।